Hello students, I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School, Hathras. So let's resume the video of chapter 1 from history, Kings and Kingdom. In my last video, I covered the topic of Rashtrakutas and Chauhan. Now we will study about the Cholas. Students, in this slide, we will discuss about the journey of Cholas from Uraiyur to Thanjavur, how they rose to power. A minor chief family known as Mutrayur held power in the Kaveri Delta. Vijayala, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Uraiyur, captured the delta from Mutrayur in the mid of 9th century. विजयला, जो कि प्राचीन चोला फैमिली से संबंध रखता था, उसने मुत्रायुर के शासक को हराकर यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और उसी ने ही थंजावुर मंदिर बनाया, जो कि डेडिकेटेड था निशुंभा सुधनी देवी के लिए. इसके बाद विजयला के बाद जो सक्सेसर उत्तराधिकारी आए, उन्होंने आसपास के राज्यों को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस तरह उनका साम्राज्य बढ़ता चला गया. राजा प्रथम, जो कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है, उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया. वह 985 में 985 में गद्दी पर बैठा. उसके बाद उसका बेटा राजेंद्र प्रथम, उसने अपने पिता की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया और अपना साम्राज्य स्थापित करते हुए साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका आदि देशों को जीत लिया और जहां पर उसने अपना नेवल बेस तैयार किया, यानी नौसेना. इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस splendid temples and bronze sculptures. The big temple of Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram, built by Rajaraja and Rajendra, are architectural and sculptural marvels. बाद में इन्हीं मंदिरों के आसपास सोसाइटीज डेवलप्ड हुई. These temples were the hub of many economic, social and cultural activities. यानी इस वक्त जो मंदिर थे वो सेंटर हुआ करते थे काफ्ट के, कल्चरल प्रैक्टिस के या फिर सोशल प्रैक्टिसेस के. इन मंदिरों के पास उपलब्ध कराई हुई ज़मीन जो राजाओं या फिर अमीर बिजनेसमैन के द्वारा डोनेट की जाती थी, उन पर एग्रीकल्चरल वर्क हुआ था और उससे मिलने वाला टैक्स उन सभी लोगों के लिए खर्च किया जाता था जो मंदिर के लिए काम करते थे या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में इंक्लूड थे, जैसे कि प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर एट्सेट्रा. मतलब कहा जा सकता है कि जो ये मंदिर थे वो सिर्फ मंदिर नहीं, ऐसा केंद्र था जहाँ पर ये सभी गतिविधियाँ हुआ करती थीं. Amongst the craft associated with the temples, the making of bronze images was the most distinctive. इन्हीं मंदिरों से जुड़ी हुई एक जो गतिविधि थी उसमें मुख्यतः था ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनाना और ये मूर्तियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध थीं. Now talk about the agricultural and irrigation work done by Cholas. Many of the achievements of Cholas were made possible through new developments in agriculture. Look at the map too. Again you see the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. चोला साम्राज्य को समृद्ध बनाने में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का काफ़ी योगदान रहा और ये एक्टिविटीज़ पॉसिबल हो पाई कावेरी नदी या उससे निकाली हुई नहरों से, कैनाल से. ऐसा नहीं था कि ये चीज़ें तभी डेवलप हुई. तमिलनाडु के दूसरे क्षेत्रों में खेती बाड़ी काम पहले ही शुरू किया जा चुका था, लेकिन बड़े स्तर पर यह काम नहरों से सिंचाई के बाद ही संभव हो सका. इसके साथ साथ जंगलों को काटकर खेती की जाने वाली भूमि को उपलब्ध कराया गया. इसके साथ साथ डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट्स यानी किनारे बनाए गए जिससे कि वे फ्लडिंग को रोक पाएँ और नहरों से खेतों की सिंचाई का काम सुचारू रूप से शुरू किया गया. Techniques of irrigation. It was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells were dug. In other parts, huge tanks were constructed to collect rainwater. This mechanism needs proper planning to utilize resources. Students, let's discuss the administration of the empire. Settlements of the peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. Groups of such villages formed larger units called Nadu. ये विलेज काउंसिल और नाडू मिलकर कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कैरी किया करते थे, जस्ट लाइक डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स. कुछ रिच पीजेंट्स जो कि ये वेलाला कास्ट से थे, उनका कंट्रोल नाडूस के ऊपर था, लेकिन ये सभी लोग मिलजुल कर चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में ही काम किया करते थे. इसके अलावा
चोला गवर्नमेंट ने या चोला शासकों ने इन रिच लैंड ओनर्स को सम्मान देने के लिए उन्हें कुछ टाइटल्स भी दिए हुए थे, जैसे टाइटल थे मोवेंद वेलम या फिर अरैयार। वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स ऑफ ब्रह्मदया। एज अ रिजल्ट, large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. ब्राह्मण को दान में दी जाने वाली ज़मीन को ब्रह्मदया कहा करते थे। ब्रह्मदया की देखभाल के लिए एक सभा हुआ करती थी जिसको प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स रिप्रेजेंट किया करते थे। इसके अलावा ट्रेडर्स या व्यापारी लोगों का भी संघ हुआ करते थे जिनको नगरम कहा करते थे। ये लोग भी अक्सर राजा को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हेल्प किया करते थे। उत्तरा मेरूर से मिलने वाले इंस्क्रिप्शन में इस तरह की सभाओं का जिक्र किया गया है। इन सभाओं को अलग अलग भागों में बांटा जाता था और ये इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल्स आदि की देखभाल किया करती थी तथा उनकी मेंटेनेंस को मैनेज करती थी। तो बच्चों, और नाडु और नगरम आदि इन तरह की सभाओं से मिलकर चोला शासक अपना नगर अच्छी तरीके से चलाया करते थे। So students, finally we are done with this chapter. Goodbye. Thank you.